हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप ऑल वेल। चलिए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंप्लीट करंट अफेयर को कवर करेंगे भाई 2026 के। 2026 में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे ना, जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे भाई। यूपीएससी सिंप्लीफाइड बाय नितिन को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है ना, या जो भी क्लासेस हैं, वे सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। जो भी क्लासेस है ना, सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज भी मिल जाएगी भाई, एज वेल एज परी की सीरीज भी मिल जाएगी और पॉलिटी की सीरीज भी मिल जाएगी भाई। जो 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भाई पॉलिटी की सीरीज कम कर सकते हैं। पॉलिटी की सीरीज अब स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा परी खत्म होता है ना, 24 मई को हमारा परी है ना, उसके बाद हम पॉलिटी की सीरीज एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ आपको यूपीएससी में जो एज वेल एज ये मेरे जो क्लास नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। एज वेल एज जो भी यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। एज वेल एज आप सब्जेक्ट जरूर मेंशन कीजिए। एक ने कमेंट कर रखा था कि नोट्स भाई किस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूं, उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। एज वेल एज जो भी जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल है ना, उनके रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई टेलीग्राम चैनल पे। बिल्कुल फ्री है भाई, कोई कॉस्ट नहीं होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हमारे प्रियम्बल से। प्रियम्बल ये बताइए, जो प्रियम्बल है वो हमारे जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है या नहीं? जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? अगर पार्ट है तो कौन से केस ने बताया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई। क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिख रखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to score all its citizen justice प्रोवाइड करवाते हैं भाई, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, एक तो इन वर्ड्स पे, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। तो जो इनकी वो ना सीक्वेंस, उन पे क्वेश्चन बन सकता है कि पहले सोवरन है, उसके बाद सोशलिस्ट है, उसके बाद सेकुलर है, और उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और उसके बाद जस्टिस, कितने टाइप का जस्टिस भाई? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ्स की, फेथ की एंड वर्शिप की। उसके बाद इक्वलिटी भाई, एंड उसके बाद फेटर्निटी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें कौन से ईयर मेंशन है? 1949। तो प्रियम्बल को एक बार याद करके चाहिए भाई। अगला हमारा डिलिमिटेशन इन इंडिया, इंपोर्टेंट है, न्यूज में था। क्या होता है भाई डिलिमिटेशन कमीशन? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा कोई भी एरिया हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इनमें जैसे लोकसभा में जितनी भी सीट होती है ना, जो हमारी लोकसभा हो गई, उनमें कुछ सीट प्रोवाइड होती हैं। तो वह सीट किस बेसिस पे प्रोवाइड करवाती हैं? जो जिस बेसिस पे सीट मिलती है ना, उसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं। डिलिमिटेशन एवरी सेंसस के बाद कंडक्ट कराया जाता है। क्या करा जाता है भाई? डिलिमिटेशन क्या है? हमारा जो एवरी सेंसस हो गया ना, एवरी सेंसस हो गया, उसके बाद कंडक्ट कराया जाता है एक डिलिमिटेशन एक्ट के तहत। और आज तक कितनी बार इंडिया में डिलिमिटेशन हुआ है भाई? ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि इंडिया में कितनी बार डिलिमिटेशन हो गया भाई? 4 बार हुआ है। 4 बार कितनी बार हुआ है? 4 बार। और चारों ईयर को आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तो क्या भाई डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन क्या एक प्रोसेस है डिफाइनिंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू एंश्योर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन चेंजेस। जितनी भी सीट प्रोवाइड करवाई जाती है ना, वो डिलिमिटेशन के ऊपर ही प्रोवाइड की जाती है भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जो इक्वल एंश्योर इक्वल वोटर स्टैंड बाय करेक्टिंग रीजनल रिप्रेजेंटेशन, एडजस्ट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक शिफ्ट, एलिमिनेट वाइड। भाई कुछ नहीं है, इसका मेन एम यही है डिलिमिटेशन का, कि जो भी सीट्स हो गई वे प्रोवाइड करवाना, एज वेल एज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना, उनकी जो साइज है, एज वेल एज जो उनकी बाउंड्रीज है, उनको शिफ्ट करना। एक तो कौन कराता भाई? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वे अपॉइंटमेंट करते हैं भाई डिलिमिटेशन कमीशन को। किससे कंसल्ट करते हैं? जो हमारे इलेक्शन कमीशन हो गए ना, उनके साथ कंसल्ट करके। इनका डिसीजन क्या है भाई? फाइनल है भाई। और इसको ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
जो भी डिलिमिटेशन कमीशन होगा ना, जो भी उसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उसको जो हमारा कोर्ट हो गया ना उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं भाई? जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, और जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन है ना वो इसके मेंबर होते हैं भाई। 3 मेंबर होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर और जो एक स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं वे इसके मेंबर होते हैं भाई। एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता। आर्टिकल 82 क्या कहता है हमारा? इट मैंडेट दैट पार्लियामेंट टू पास डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट करता है आर्टिकल 82 के तहत कि एवरी सेंसस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनाना चाहिए भाई पार्लियामेंट को। आर्टिकल 170 क्या हो भाई? इन रिस्पेक्ट टू स्टेट। तो ये था भाई। आज तक 4 बार डिलिमिटेशन हुआ है, 1952 में, 1962, 1972 एंड 2002 में। 4 बार हमारे पास क्या हुआ है? डिलिमिटेशन कमीशन आया भाई। लास्ट कौन सा था? जो हमारा 2002 वाला है उसको 84th अमेंडमेंट एक्ट था भाई। उसमें क्या किया था? जो हमारी सीट थी ना, जो हमारी सीट थी उनको फ्रीज कर दिया था 2026 तक। ठीक है भाई, ये था हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। और जो हमारा डिलिमिटेशन ना इस पे डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई। सो इसको कंप्लीट करके जाइए। अगला हमारा ओपेक। क्या हमारा? ओपेक। ओपेक न्यूज़ में था। क्यों था न्यूज़ में? ओपेक क्यों था भाई न्यूज़ में? क्योंकि ना यहाँ से जो हमारा यूएई था ना उसने एग्जिट कर दिया था, तो हमें ओपेक के बारे में पता होना चाहिए। ओपेक क्या भाई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कब फॉर्म हुआ था भाई? 1960 में फॉर्म हुआ था। कब? एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। यहाँ से डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है कि कौन से, जो अब रिसेंटली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगी है भाई, कौन सा कॉन्फ्रेंस? तो हमारा कौन सा था भाई? बगदाद कॉन्फ्रेंस था, 1960 में फॉर्म हुआ था। और जो हमारा यूएई उसका मेंबर कब बना था भाई? 1967 में। जो हमारा यूएई है ना वो हमारा ओपेक कंट्री का मेंबर बन गया था भाई। ओपेक का मेन काम क्या है भाई? ओपेक का मेन काम है कि जो जो कोऑर्डिनेट करना था ना एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी टू स्कोर प्राइसेस, सप्लाई एंड रिटर्न्स। जितनी भी जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री थी ना, जो हमारी जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती थी, उन सभी का मिलके कोऑर्डिनेट करके एक सिक्योर एंड एज वेल एज एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑयल है ना उसको प्रोवाइड करवाना भाई। उसके बाद एक ओपेक प्लस भी बना था। ओपेक प्लस में कौन था भाई? जो भी ओपेक के मेंबर थे ना उससे जो अदर जो ऑयल एक्सपोर्ट या ऑयल प्रोड्यूस करते थे ना उसमें मेनली हमारा रशिया था। सो जो भी इनसे अलग ओपेक मेंबर से जो भी कंट्री प्रोड्यूस करती थी ना ऑयल, सो उनके रिगार्डिंग हमारा ओपेक प्लस बना था भाई। क्या बना था? जो एक तो ओपेक कंट्रीज हो गई और उनसे अलग जो ऑयल एक्सपोर्ट करती है ना उनका एक ग्रुप बना था। इसका ऑब्जेक्टिव का क्या था भाई? रिस्पॉन्ड टू फॉलिंग प्राइस ड्यू टू इंक्रीज यूएस सेल आउटपुट। तो इसमें क्या भाई, जो हमारी ओपेक प्लस है ना अराउंड जो 40% हो गया ना वर्ल्ड का ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको सप्लाई करते हैं भाई। सो 2-3 दिन से है ना मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी। इसका मेन रीज़न यही है कि मेरी जो हेल्थ है ना उसके कुछ इशू थे, तो मैं बीमार हूँ भाई। इसी वजह से है ना मेरी थोड़ी वॉइस में भी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए भाई। तो ये था हमारा ओपेक एंड ओपेक प्लस। कब बना था भाई हमारा ओपेक? 1960 में बना था। कौन सी कॉन्फ्रेंस में भाई? हमारा बगदाद कॉन्फ्रेंस में। और क्या काम था भाई? जो ऑयल है ना उसको सप्लाई एज वेल एज उसके जो प्राइसेस है ना उनको कंट्रोल करना था भाई। ओपेक प्लस कब बना था? ओपेक प्लस बना था जो भी हमारी ऑयल की प्रोड्यूस, उनसे अलग जो ओपेक मेंबर है ना उनसे अलग जो भी ऑयल को प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट करते हैं ना, सो वे कंट्रीज हैं। इनमें ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जो भी ऑयल के प्राइस फॉल कर रहे थे ना, जो भी ऑयल के प्राइस गिर रहे थे, क्यों गिर रहे थे? क्योंकि जो हमारी यूएस है ना उसकी सेल गैस का आउटपुट बढ़ रहा था। तो उसी को काउंटर करने के लिए हमारा ओपेक प्लस बना था। और कितना सप्लाई करता? हमारा 40% ऑफ जो क्रूड ऑयल है ना वर्ल्ड का वो हमारा ओपेक प्लस सप्लाई करता है भाई। अगला हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है भाई? हमारा ये ग्रुप है इसका नाम ब्रिक्स किसने दिया था भाई? हमारा जिम ओनील ने 2007 में ये कंप्लीट हुआ था और इसका नाम दिया था जिम ओनील ने। इसकी कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। करंटली ब्रिक्स में हमारी 11 कंट्रीज हैं। कौन कौन से भाई? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इंडिया, चाइना एंड रशिया। इसका मेन आने का क्वेश्चन क्यों भाई? क्योंकि ईरान इसका एक मेंबर है। और आपको एक सलाह देता हूँ भाई, जितने भी ग्रुप्स का ईरान मेंबर है ना उसको एक बार कंप्लीटली रिवाइज करके जाना।
क्योंकि ईरान है ना न्यूज़ में था। ईरान न्यूज़ में था ना, तो इसी वजह से ईरान के जो भी ग्रुप्स हैं ना, उन पे डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है भाई। ब्रिक्स का मेन काम क्या है? ब्रिक्स का मेन काम है जो यूएसए है ना, उसको काउंटर करने के लिए। और अगर इंडिया ब्रिक्स में इन्वॉल्व होता है ना, तो यूएसए को अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से जो भी ये टैरिफ वाला गेम है ना, ये चलता रहता है। अगर जो हमारा इंडिया हो G7 में जाता है, G20 में जाता है, तो इसी वजह से जो ब्रिक्स कंट्री हैं, जो हमारा चाइना है, जब इसको अच्छा नहीं लगता, तो हम अब क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन जो हमारा ब्रिक्स है एज वेल एज जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन है, उनके बीच में इंडिया एक बैलेंसिंग का काम कर रहा है। और इंडिया को ये भाई एक साइड जाना पड़ेगा, और इसको लिए कैसे हैंडल करेगा वो आगे देखते हैं हमारी जियो पॉलिटिक्स को, कि किस साइड इंडिया टिल्ट होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को किस साइड जाना चाहिए? आपको ब्रिक्स की साइड जाना चाहिए या यूएसए की साइड जाना चाहिए? कमेंट में बताइए भाई, किस साइड हमारा जो इंडिया है उसको जाना चाहिए। अब आता हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके रिमूवल के तहत इसका एक रिमूवल प्रोसीजर लाया गया था भाई। अब देखते हैं भाई कैसे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, उनको रिमूव किया जा सकता है भाई। सबसे पहले तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो स्टार्टिंग से जो हमारा स्टार्टिंग है तभी से जो हमारी जो ब्रिक्स है, जो हमारा ये है इलेक्शन कमीशन है, ये हमारी मल्टी मेंबर बॉडी है स्टार्टिंग से या नहीं? अगर नहीं तो कब ये मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी? अब देखते हैं भाई, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, इनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, उनका रिमूवल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें ऐसे ही लिख सका है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, ऐसे इनको रिमूव किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है? जो हमारा जज इंक्वायरी एक्ट है ना 1968 का, जो जज इंक्वायरी एक्ट है, उसमें जो भी प्रोसीजर किए है ना, उसके तहत हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करते हैं भाई? सबसे पहले तो 50 MP और 100 MP, 50 MP राज्यसभा के और 100 MP लोकसभा के, जितने इनमें से कोई भी साइन करके स्पीकर के पास सबमिट करवा सकते हैं। और स्पीकर के ऊपर ये है कि वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, स्पीकर के ऊपर है भाई, वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर स्पीकर एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद क्या होगा भाई, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरीस होंगे। वे उसके बाद वो कमेटी सर्च करेगी भाई कि जो जज पे कोई भी जो चार्जेस हैं वे सही है या नहीं। अगर जज गिल्टी मिलते हैं तो उसके बाद होती है भाई वोटिंग होती है लोकसभा में। और अगर लोकसभा में कौन सी वोटिंग होती है भाई? स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग होती है। और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनको रिमूव कर देते हैं। ये प्रोसीजर था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनको रिमूव करते हैं। तो यही प्रोसीजर हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ना, उनके ऊपर लगाया जाता है। क्या होता है भाई, ये नोटिस मोशन किया जाता है भाई 14 दिन पहले। आप उनको रिटर्न में नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है, जो स्पीकर होते हैं ना, वो अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है, जिसमें 3 होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरीस। उसके बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है। उसके बाद हमारी वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी से, और उसके बाद रिमूवल किए जा सकते हैं। जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, ऐसे ही हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ऐसे बताइए कि जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, क्या हम इलेक्शन कमिश्नर को भी ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं जैसे कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करते हैं? तो इसका आप कमेंट में बताइए। अगला भाई हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना ये क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो राघव चड्ढा वाला केस था ना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेफ्ट करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे ही हमारा यूपीएससी ने पहले भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन पूछे हैं और आगे ही पूछता रहेगा। सबसे पहले होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हम नॉर्मली आयाराम या गयाराम भी कहते हैं। जैसे कोई भी मेंबर हो गया, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ, जैसे 90s के टाइम पे कुछ मेंबर हुए जिन्होंने ना एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली, ऐसे तो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारी गवर्नमेंट में। तो उसी को काउंटर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ना 1985 में, उस टाइम पे हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया भाई। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ?
एंटी डिफेक्शन लॉ है ये कि कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं कि जिस पे जो हमारे मेंबर होते हैं ना उनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। क्या सर्टेन कंडीशन हो गई, एक तो हमारे हो गए जो निर्दलीय मेंबर होते हैं ना, जो निर्दलीय होते हैं ना, अगर वो जीत जाए भाई, वो विन कर जाएं और उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, एक तो तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उसके बाद होता है विप। विप मतलब क्या होता है कि जो हमारी वो हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारी जो पार्टी है ना वो कुछ सर्टेन डायरेक्शन पास करती है, जैसे हमें किसी जो बिल हो गया उसको यस कहना, तो अगर हम उसके अपोज में वो वोट करते हैं ना, अगर हम उसके अपोज में वोटिंग करते हैं तब हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगला हमारा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए, वे हमारे नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 मंथ के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो ना तो ठीक है, अगर 6 मंथ के बाद किसी भी अनदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एक फोर्थ है जैसे मैं बीजेपी से भैया एमएलए बन गया, जैसे मैं बीजेपी हो गई, हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी बीजेपी, अगर मैं बीजेपी से एमएलए बन गया ना और उसके बाद मैंने किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं हमारे डिस्क्वालिफिकेशन के। कौन से हैं ये रहे ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एक तो रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टी, जैसे एमएलए बन गया और अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया। ज्वाइन अनदर पार्टी, वोट और अपोज इन द पार्टी डायरेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, विप कहते हैं भाई। सो क्या हो गया, ये जो हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, इससे हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। किस किस के ऊपर अप्लाई होता है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेटलेस असेंबली के ऊपर, राज्यसभा के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे यूपीएससी फंसा सकती है कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है ना वो हमारा राज्यसभा के ऊपर अप्लाई होता है। तो बताइए हमारा राज्यसभा के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर, जो हमारा राज्यसभा उसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं। कमेंट में बताइए भाई। होता है भाई। पार्लियामेंट में कौन कौन आ गए, लोकसभा राज्यसभा एज वेल एज हमारे प्रेसिडेंट, ये तीनों हमारे किसका हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये लिखा है ना कि वो राज्यसभा में अप्लाई नहीं होता, राज्यसभा में अप्लाई होता है भाई। क्या हो गया, ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था। और इसमें कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं भाई, जैसे हमारे मर्जर हो गए। मर्जर क्या होते हैं, जैसे भाई किसी पार्टी के अगर 2/3 2/3 आदमी यहाँ से चले जाए ना, 2/3 मेंबर चले जाएं उस पार्टी को छोड़ के, तो उन पे जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है ना वो नहीं लगता। एज वेल एज जो हमारे स्पीकर हो गए ना, स्पीकर अगर कोई भी बंदा स्पीकर नॉमिनेट हो जाता है ना, स्पीकर बन जाता है, तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन दे सकता है। सो जो हमारे स्पीकर हो गए ना उन पे भी जो हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ना वो नहीं लगता। सो एक तो चेयरमैन हो गए, और इसके पास पावर किसके पास होती है कि किसी को डिस्क्वालीफाई करने की, स्पीकर के पास होती है। और जो हमारे स्पीकर के पास कोई फिक्स टाइम होता है नहीं, कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या लंबे समय तक रोक के रख सकते हैं भाई। अगला हमारा शेड्यूल, एक तो हमारा 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जो हमारा लद्दाख है ना, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख कंटिन्यूस मांग कर रहा था 6th शेड्यूल में आने के लिए। तो देखते हैं भाई 5th शेड्यूल में और 6th शेड्यूल में क्या होता है। 5th शेड्यूल में आता है हमारे शेड्यूल एरिया और 6th शेड्यूल में आते हैं हमारे ट्राइबल एरिया। 6th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 80 mm। कौन से भाई ये, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो इन तीनों से अलग जितने भी स्टेट्स हो गए ना वे हमारे आते हैं शेड्यूल एरिया में, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। जो इनसे अलग जो भी और स्टेट हो गए ना, 5th शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन एक्सेप्ट स्टेट ऑफ 80 mm। इनसे अलग जितने भी एरिया हो गए ना उनमें 5th शेड्यूल लगता है भाई। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, कौन इसको डिक्लेयर करता है भाई, हमारे प्रेसिडेंट के पास मेंबर होते हैं, पावर होती है डिक्लेयर करने की। कंसल्ट किसके साथ करके, गवर्नर के साथ करके। एग्जीक्यूटिव एंड पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर,
गवर्नमेंट एक रिपोर्ट जो हमारे गवर्नर ना वो सबमिट करते हैं एक रिपोर्ट। एग्जीक्यूटिव पावर किसकी होती है, स्टेट की। एक्शन टू शेड्यूल एरियाज। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल एक्शन टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया। जो भी फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं ना उन पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो उस पर डायरेक्शन देती है भाई। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 20 मेंबर होते हैं, जिसमें थे 3/4 टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जनो जैसे 20 मेंबर है ना, इसके 3/4 मतलब 15 मेंबर किसके होने चाहिए भाई, जो भी शेड्यूल एरिया ना उसके होने चाहिए। लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया। जो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई ऑन द शेड्यूल एरिया। जो भी पार्लियामेंट का एक्ट है ना वो शेड्यूल एरिया पे अप्लाई नहीं होता जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नर होते हैं ना उन पे सारी पावर होती है भाई। सो एक डिफरेंस देख लेते हैं फिफ्थ एरिया और सिक्स्थ एरिया में। ये तो भाई स्टेट हो गई। डिक्लेरेशन कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट करते हैं भाई। इसका डिक्लेरेशन कौन करता है, हमारे गवर्नर करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है भाई, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू दोज एरियाज सेंट्रल एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट। जो सेंटर है ना वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं भाई। जो ट्राइबल एरिया हो गया ना इसमें 4 स्टेट में हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट एंड इसमें एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है भाई, एडीसी बनती है। उस इसी के पास सारी पावर होती है, जितनी भी रेवेन्यू की होगी कितनी भी लैंड की होगी सभी पावर होती है ना जो एडीसी के पास होती हैं। बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट कंसर्न। एप्लीकेबल लॉ जो गवर्नर हो गए ना इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई ऑन शेड्यूल एरिया। जो भी पार्लियामेंट के एक्ट है ना वो शेड्यूल एरिया पे अप्लाई नहीं होंगे। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इस पे भी जो हमारे शेड्यूल जो पार्लियामेंट के एक्ट है ना वो अप्लाई नहीं होंगे। इसमें किसके होंगे, जो भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है ना उनके सभी एक्ट इस पे अप्लाई होंगे भाई। तो ये हमारे भाई शेड्यूल हो गए। शेड्यूल 1 से 12 रिवाइज के लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। पहले में क्या है भाई हमारे यूनियन टेरिटरीज हो गई। दूसरे में क्या है भाई हमारे जो अलाउंस हो गई वे हो गए। थर्ड में क्या है भाई हमारी ओथ हो गई। फोर्थ में क्या हो गई हमारी सीट की रिजर्व अलोकेशन होगी राज्यसभा की। फिफ्थ में क्या होगा हमारा शेड्यूल एरिया। सिक्स्थ में हमारे ट्राइबल एरिया। सेवन्थ में हमारी यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट हो गई। एट्थ में हमारी लैंग्वेज हो गई। नाइन्थ में क्या हो गया भाई हमारे जो भी एक्ट हो गए ना जो नाइन्थ के अंदर आते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता भाई। जो भी नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट आ गए ना उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता भाई। 10th में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में हमारा पंचायती राज एंड 12th में हमारा म्यूनसिपैलिटीज। सो में 1 to 12 शेड्यूल कंप्लीट याद होने चाहिए भाई। अगला हमारा सेंसस इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। जो सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है भाई, हमारा एक सेंसस एक्ट है 1948 का। जो हमारा सेंसस एक्ट है ना 1948 क्या बताइए क्या उसमें जो हमारा टाइम है ना सेंसस का कि एवरी 10 ईयर्स पे जो हमारा सेंसस कवर होना चाहिए, तो नहीं ये टाइम प्रेजेंट नहीं है हमारा सेंसस में। जो सेंसस एक्ट है ना 1948 का उसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम प्रेजेंट नहीं है कि इसी टाइम पे हमारा सेंसस कंडक्ट होना चाहिए। जो आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन द सेंसस इज ए पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। जो हमारा यूनियन लिस्ट हो गई ना 7th शेड्यूल में, उसमें जो हमारा आर्टिकल 246 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि जो हमारा सेंसस है ना वो हमारे यूनियन लिस्ट का पार्ट है भाई। जो हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने जा रहा है 2027 वाला, इसमें क्या है भाई एक तो हाउस लिस्टिंग होगी और एक पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा। हाउस लिस्टिंग क्या होगी भाई, इसमें क्या कहते हैं सबसे पहले होगा एग्जामिन द बिल्डिंग एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज यूजेज मटेरियल। सबसे पहले तो भाई हाउस एंड बिल्डिंग का होगा। उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन होगा, कैप्चर द डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक डिटेल लाइक नेम एज। उसके बाद हमारा जो भी सेंसस होता है जैसे हमारे नाम एज कितने साल के हैं क्या पढ़े हैं भाई, ये हमारा होगा दूसरे पार्ट में। जो 2027 का सेंसस है ना वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। और इसमें क्या भाई फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 कास्ट सेंसस। जो हमारा इंडिपेंडेंट के बाद है ना हमारा पहला कास्ट सेंसस है हमारा फर्स्ट कास्ट सेंसस है हमारा 2027 वाला। और वैसे कौन सा भाई सेकंड कब हुआ था, पहला 1931 में। सिग्निफिकेंस क्या है भाई ये फॉर्म द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन होगा। उसके बाद एक वो हमारा वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल था ना उसके रिगार्डिंग, ठीक है भाई। अगला हमारा FCRA न्यूज में था भाई क्या होता है हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट
1976 का एक्ट है भाई हमारा। सो 1 मिनट होल्ड कीजिए भाई। हेलो हेलो गाइस, सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम FCRA। सो व्हाट इज FCRA? सो FCRA क्या है भाई? हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो हमारा 1976 में आया था भाई। क्या था इसके तहत? जो भी फॉरेन से फंडिंग आती है ना, जो हमारी फॉरेन से फंडिंग आती है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्यों क्यों कंट्रोल करना है? ताकि वो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है ना उनके खिलाफ ना जाए। सो उसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया, जिसको हमने 2010 में अमेंड किया, एज वेल एज 2020 में हमने अमेंड किया। तो इसमें क्या है भाई, कुछ सर्टेन कंडीशन थी, जैसे जो भी रजिस्टर, जो भी NGO हो गए ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी, सबसे पहले तो उनको रजिस्टर करना था FCRA के तहत। फिर उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो SBI में होना चाहिए। कौन से में? SBI में। कहाँ पे? दिल्ली में। और जितने भी वहाँ पे काम करें ना, उन सभी की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए भाई। और उसके बाद एक लाइसेंस मिलता है, उसको रिन्यू करना चाहिए। 5 ईयर्स के लिए वो लाइसेंस मिलता है। और उसको अगर लाइसेंस को 6 महीने के बाद हम रिन्यू भी करवा सकते हैं भाई। सो ये था हमारा FCRA। उसके बाद हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में थी भाई, सभी को पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ, जो हमारी पर्शियन गल्फ हो गई एज वेल एज गल्फ ऑफ ओमान हो गई, इसको कनेक्ट करती है हमारी पर्शियन गल्फ। सो हो गई है हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। न्यूज़ में थी रेगुलर वॉर की वजह से, जो हमारा US एंड ईरान का वॉर चल रहा था ना, उसकी वजह से। अगला हमारा स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब। स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब किसको ज्वाइन करती है? हमारा रेड सी हो गया, उसको गल्फ ऑफ एडन के साथ ज्वाइन करती है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट है, एज वेल एज इसको हम पायरेट स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे यमन है ना, यमन में बैठे हैं उतीज बैठे हैं। उतीज जो भी यहाँ से शिप जाती है ना, उस पर क्या करते हैं भाई? अटैक करते हैं। और इन हूतीज को कौन सब सपोर्ट करता है? इन हूतीज को करता है भाई हमारा ईरान। और ये हमारा सोमालिया हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया सोमालिया। सोमालिया में प्रेजेंट है भाई हमारी सोमालीलैंड। सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज किया भाई? जो हमारा इजराइल है ना, इजराइल हमारा फर्स्ट कंट्री जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया भाई। अगला देखते हैं हमारे सोर्स ऑफ इनकम ऑफ RBI। यहाँ से डायरेक्ट UPSC प्री में क्वेश्चन आ सकता है भाई, पहले भी आया और अभी भी आ सकता है। सबसे पहले तो हम तो देखते हैं भाई, जो RBI है ना वो कहाँ से पैसा उठाता है। एक तो हमारा जो इंटरेस्ट हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई ना, जो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं उन पे इंटरेस्ट पे, एज वेल एज जो फॉरेक्स रिजर्व हो गए ना उन पे पैसा कमाता है, एज वेल एज जो लैंडिंग हो गई कमर्शियल बैंक को, जैसे RBI ने SBI को पैसा दिया भाई। सो यहाँ से पैसा बनाता भाई। एक तो हमारा करेंसी मैनेजमेंट हो गया, एक जो हमारा जो करेंसी बनाता है ना, जो हमारा RBI जो करेंसी फॉर्म करता है, उस पे है ना, जैसे करेंसी की फेस वैल्यू 2,000 रुपये, अगर दो उसको बनने में ना 2,000 रुपये नहीं लगते, तो उसी वजह से है ना जो हमारा RBI है ना, वो वहाँ से पैसे कमाता है भाई। सो इसको एक टर्म प्रोवाइड करवाते हैं भाई, इसको एक टर्म दी जाती है करेंसी प्रिंटिंग को। उस टर्म को क्या कहते हैं भाई? UPSC ने क्वेश्चन पूछ सका है भाई। सो ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। एक हो गया हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंट है, इन्होंने एक डील की थी। सो इसके रिगार्डिंग हमारी जो कैबिनेट कमेटी है ना वो न्यूज़ में है। इसके चेयरपर्सन कौन हो गए? हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। सो ये इसके भाई मेंबर हुए कि फंक्शन क्या हो गए, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है ना, इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिलिट्री एंड डिफेंस प्लानिंग हो गई, न्यूक्लियर वेपन एंड स्पेस स्ट्रेटजी हो गई। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है भाई? डिफेंस प्रोक्योरमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। ये इसकी भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है भाई, इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं भाई। ये हो गया प्लेसेज इन न्यूज, जो भी कंट्रीज के अंदर प्लेसेज होते हैं ना उनके रिगार्डिंग। फोर्डो हो गया, नतांग हो गया, खरग आइसलैंड हो गया, किस आइसलैंड हो गया, मिनाब हो गया, जैगरोज हो गए, एल्ब्रोज हो गए। ये कहाँ पे भाई? ईरान में है। PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, पढ़ लेना। इरबिल कहाँ भाई? इराक में। इरबिल क्या है भाई? जो कुर्दिस्तान रीजन है ना, इराक का जो डिस्प्यूट है वहाँ पे उसकी क्या भाई ये कैपिटल है इरबिल। एक हो गया मनामा हो गया, रसलफान हो गया, पोर्दुकुम एंड पोर्सला। इसको ना आप, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना भाई। उसके बाद है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की लोकेशन किस किस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है भाई? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, एज वेल एज अफगानिस्तान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है भाई। सो ये हमारा कोरल ट्रायंगल है। कोरल ट्रायंगल का इंडिया पार्ट है? नहीं भाई, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते एक न्यू कंट्री ऐड हुई है
कहाँ पे ऐड हुई है भाई, एक ग्रुप में ऐड हुई है भाई, रीजनल ग्रुप में। कौन सा हो रीजनल ग्रुप, उसका आना कमेंट में आंसर बताना। सो ये हमारा एमएसपी से रिलेटेड था भाई। ये कुछ सीड्स हैं, जैसे 7 सीरियल्स हो गए, 5 पल्सेस हो गई, 4 कमर्शियल क्रॉप एज वेल एज 7 ऑयल सीड्स। तो एमएसपी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई। सो ये था भाई हमारा करंट अफेयर का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। एज वेल एज आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।